एपिसोड 280। अब मैं समझ गया था कि बड़ा कुंवर क्यों लाजमी था। फास्फोरस की आग बहुत शदीद होती है, उसे बुझाना भी मुमकिन नहीं होता। हीरे असल में कार्बन की एक सूरत है, उनमें और कोयले की तरतीब में कार्बन के तनासुब का फर्क नहीं होता। यूं समझ ले कि हीरे कार्बन की खालिस सूरत है। अगर ये बिल्कुल खालिस हों तो शफाफ होते हैं, और अगर उनमें मामूली सी किसी दूसरे अंसर की मिलावट हो तो ये रंगदार होते हैं। आग उन्हें कोयले की तरह जला देती है। दुनिया का कीमती तरीन हीरा कोहिनूर, जिसकी मालियत का अंदाजा लगाना दुश्वार है, अगर उसे सिर्फ 1 मिनट के लिए मोमबत्ती की मामूली सी लौ पर रखा जाए तो उसकी मालियत 1 रुपया भी नहीं रह जाएगी। ये ट्रैप बड़े कुंवर ने यकीनन इसी वजह से लगाया था कि अगर कोई तिजोरी तक रसाई हासिल कर ले और बगैर दुरुस्त तरीक़ाकार के उसे खोलने की कोशिश करे तो उसके हाथ भी सिवाय हीरो की राख के और कुछ ना है। मैंने सर हिलाया। मैं समझ गया, लेकिन क्या यह तरीका रिस्की नहीं है? कोई भी गलत नंबर मिलाकर अंदर मौजूद दौलत को खाकस्तर कर सकता है। शहबाज जी, आप इन बातों को नहीं समझ सकते। ये जदीद तरीन सेफ है। इस पर मुतवाजी 3 कोड्स मिलाए जाते हैं। पहला कोड गलत मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे और तीसरे कोड्स में एक लफ्ज या नंबर गलत मिलाया तो अंदर आग भड़क उठेगी। पहला कोड दुरुस्त मिलाने से अगला कोड मिलाने का मौका मिलेगा, वरना कुछ नहीं होगा। मुंशी ने ठीक कहा था। मैं इन मामलात में अनाड़ी था, क्योंकि कभी तिजोरियों से वास्ता नहीं रहा। उस सेफ और उसका सिस्टम बनाने वालों ने हर पहलू पर निगाह रखी थी। अचानक वॉकी टॉकी पर बीप हुई तो मैंने उसे निकालते हुए सुरंग के आगाज तक आ गया। वहां बीतू चौकस था। सादिया की कॉल थी। शोभी, बड़े भैया होश में आ गए हैं, मेरी बात कराओ। चंद लम्हों के बाद बड़े कुंवर की नहीं आवाज आई। शहबाज, ये क्या था? वॉइस बम। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें इशारा नहीं दे सका। यूं समझ लो कि कुदरत ने मुझे मौका दिया आजाद होने का। क्या हालात तुम्हारे काबू में हैं? कम से कम सेफ हाउस के सामने के तो हैं। ऊपर रामन और उसके आदमी हैं। मुंशी कहाँ है? मेरी कैद में, लेकिन इस लिहाज से बेकार है कि रामन और उसके आदमियों ने बगावत कर दी है। वो अब उन हीरो के चक्कर में है जिनके लिए मुंशी ने सारा खेल खेला। ओह, अब तुम चाहते हो कि मैं साधना को लेकर बाहर आ जाऊं? अगर तुम अंदर रहना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन साधना को बाहर भेज दो। तुम जान गए हो कि वो यहाँ नहीं रहेगी, और रहेगी तो मर जाएगी। उसे उसके शौहर के पास वापस भेज दो, इसी में उसकी खुशी है। मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हारी जो मर्जी करते रहना। मैं ऐसा ही करता अगर मुझे विश्वास होता कि तुम उसे लेकर बाहिफाजत निकल सकोगे, लेकिन इन हालात में मुझे विश्वास नहीं है कि तुम उसे लेकर यहाँ से निकल जाओगे। इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और सिर्फ 2 आदमी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन सेफ हाउस में रहना भी तो किसी मसले का हल नहीं है। मैं और साधना यहाँ महफूज हैं। अगर तुम यहाँ से निकल जाओ तो मेरा वादा है, पैलेस का कंट्रोल हासिल करते ही मैं सादिया को वापस भेज दूंगा। मुझे ताज्जुब हुआ। तुम्हें इन हालात में भी उम्मीद है कि पैलेस का कंट्रोल हासिल कर सकोगे? तुम या कोई और यहाँ मेरे और मेरे मामलात के बारे में नहीं जानता। हाँ, मुझे विश्वास है इसमें 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। बड़े कुंवर के लहजे में एतमाद था। उसी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। यह एतमाद शायद बाहर की किसी इमदाद के भरोसे पर था। अब यह इमदाद इंतजामिया की तरफ से आती या किसी निजी जरिए से, दोनों सूरतों में मैं पैलेस में होने की सूरत में मुश्किल में पड़ जाता, मगर यहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो तुम बाहर नहीं आओगे? हाँ, और तुम खुद सोचो कि तुम 2 आदमी किस तरह हमारा दिफा करोगे। अगर तुम मुझे नजरअंदाज कर दो तब भी साधना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। क्या तुम उसे लेकर यहाँ से बाहर जा सकोगे? अव्वल तो पैलेस से निकलना ही मसला होगा। अगर यहाँ से निकल गए तो इस इलाके से कैसे निकलोगे, जहाँ आने जाने के लिए बस चंद सड़कें हैं? किसी को आराम से रोका जा सकता है। अगर यहाँ से निकल गए तो इंडिया से कैसे निकलोगे? मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। तुम सादिया को बाहर भेजो। तुम साधना की जान खतरे में डाल लो। तुम लोगों के बच निकलने का चांस 1% भी नहीं है। मैं इससे भी कम पर चांस लेता रहूं। तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो। मेरा लहजा सख्त हो गया। ठीक है, तुम साधना से बात कर लो। बड़े कुंवर ने वॉकी टॉकी सादिया के हवाले कर दिया। कुछ देर बाद उसकी आवाज आई। शोभी, मैं क्या करूं? वो रूहानसी हो रही थी। मैं बड़े भैया को नहीं समझा सकती, और वो सब भी नहीं कर सकती जो आप कह रहे हैं। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मेरे मुकद्दर में वापस आना होगा तो वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। बड़े कुंवर से पूछो कि वो किस बरते पर यह यकीन से कह रहा है कि वो जल्द पैलेस का कंट्रोल हासिल कर लेगा। मैं बताता हूँ। खिलाफ तवक्को मुंशी ने कहा। उसका लहजा तंजिया था। यह समझता है कि इसने सारे काम छुपा कर किए हैं। मैं चौंका और उसके पास आया। तुम कहना क्या चाह रहे हो? इसने एक हिफाजती दस्ता बनाया हुआ है जिसमें भारतीय आर्मी के साबिक कमांडोज शामिल हैं। वो यहाँ से दूर एक जगह रहते हैं। ये उन्हें दिन में 2 बार सिग्नल भेजता है। तुम सुन रहे हो? मैंने वॉकी टॉकी में कहा। दूसरी तरफ से बड़े कुंवर ने किसी कदर कमजोर लहजे में कहा, यह ठीक कह रहा है। अगर तुम उनको सिग्नल ना भेजो तो वो 1 घंटे के अंदर यहाँ जाएंगे और मामलात अपने हाथ में ले लेंगे। तुमने आखिरी बार सिग्नल कब भेजा था? रात 12 बजे। मैंने घड़ी की तरफ देखा। 7:12 हो रहे थे। यानी तुम अगला सिग्नल दोपहर 12 बजे भेजोगे। वो 1 बजे तक आ जाएंगे। बड़े कुंवर ने कहा,
वो कभी नहीं आएंगे। मैंने ठीक कहा ना मुंशी? शहबाज जी ठीक कह रहे हैं, वो कभी नहीं आएंगे। मेरे आदमी उन्हें रास्ते में ही नर्क की तरफ रवाना कर देंगे। सुन लिया तुमने? मैंने बड़े कुंवर से कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। मुंशी ने कहा, ये ठीक कह रहा है, वो बेशक कमांडोज होंगे और जदीद तरीन हथियारों से मुसल्लह होंगे, लेकिन वो बेनकाब हो गए हैं और उनको निशाना बनाना बहुत आसान है। एक या चंद बम उनको रास्ते में ही सफा हस्ती से मिटाकर निस्तो नाबूद कर देंगे। बड़े कुंवर को चुप लग गई। सुन लिया तुमने? अब बाहर से मदद आने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। क्या अब भी तुम अंदर ही बैठना पसंद करोगे? मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो। सोचो, लेकिन इतनी देर मत कर देना कि फिर कुछ करने के लिए वक्त ही बाकी ना बचे। मैंने बदमस्की से कहा। मैं बीतू के पास आया और धीमी आवाज में से सूरत हाल से आगाह किया। अब तुम क्या कहते हो? शोभी, अगर ये मान जाए तो अभी निकल सकता है। देर हो गई और ऊपर वालों ने हथियार डाल दिए तो फिर इधर से निकलना बहुत दुश्वार हो जाएगा। मसला ये है कि वो शायद ही माने। अब हम क्या करें? अंदर घुस नहीं सकते। सादिया नर्म दिल है, वो अपने भाई को मजबूर नहीं कर पा रही। शोभी, हमारा दिल कहता है दीदी को लेकर जाए। आगे आप जो हुक्म करो। मैं तुमको या अपने किसी साथी को हुक्म नहीं दे सकता। ठीक है, मैं देखता हूँ कि बड़ा कुंवर क्या फैसला करता है, उसके बाद हम अपना लाहे अमल तय करेंगे। शोभी, अगर इस तरफ से कोई आए तो बिना वार्निंग के शूट कर दो अगर महसूस करो कि वो हमला करने आ रहे हैं। किसी भी हरबे के लिए तैयार रहना। गैस और वॉइस बम अब उनके पास भी होंगे। हमारे पास बस ये राइफलें और पिस्तौल है। हम दोनों से निमट सकता है। बीतू ने सर हिला दिया। हम उस जगह महसूर होकर रह गए थे। ये बात यकीनी थी कि आगे रामन के आदमी मोर्चाबंद होंगे और हमें इतनी आसानी से आगे नहीं जाने देंगे। मुझे सॉल में उतरने वाले रास्ते का ख्याल आया जो ग्रेनेड से तबाह करके बंद कर दिया था। मैं मलबे पर चढ़कर ऊपर आया। आगे बज़ाहिर रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं झुककर और घुसकर आगे बढ़ा। इस मौके पर नाइट विजन खासी काम आ रही थी। जल्द मैंने एक रखना तलाश कर लिया जो ऊपर तक जा रहा था। मैं जरा नीचे आया और पीतू को आवाज़ दी। वो आया तो मैंने सरगोशी में उसे बताया कि मैं ऊपर जाने का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अब वो नीचे का भी ख्याल रखे। हम देख लेगा, पर आप देख कर जाना, ऐसा ना हो कि मलबा गिरने वाला हो। ओके। मैं दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ा। बास जगह पर मलबा सरक रहा था, मगर उसमें नीचे मजीद खला नहीं था, इसलिए गिरने का खदशा नहीं था। मैं उस रखने तक पहुंचा और दूसरी तरफ झांका, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस ऐसा ही आड़ा तिरछा मलबा पड़ा था। जगह बहुत तंग थी और अगर आगे रास्ता बंद मिलता तो वापस आना भी आसान न होता। मगर मैंने किस्मत आजमाने का फैसला किया। राइफल पर टॉर्च लगी थी, मगर उसे रोशन करने का मतलब था कि अगर सुराख के दूसरी तरफ कोई मौजूद हो तो उसे अपनी तशरीफ आवरी से खबरदार करना। इसलिए मैं नाइट विजन के बलबूते पर आगे सरकता गया। ये रखना मेरी जैसी जिसामत के आदमी के लिए छोटा था। बीतू उससे आराम से निकल जाता और काम ही होता तो टहलता जाता, मगर मैं किसी को आगे नहीं कर सकता था। ये काम मुझे ही करना था। अगर यहाँ दाखिले का रास्ता निकल आता तो शायद हमारी बचत की कोई सबील निकल आती। मुझे उम्मीद थी कि इस रास्ते को बंद पाकर पहले मुंशी और अब रामन के आदमी यहाँ से हट गए होंगे, मगर ये मेरा ख्याल था। यह भी हो सकता था कि वो इस रास्ते को साफ करके खामोशी से नीचे आने की कोशिश करेंगे। अगरचे यहाँ जिस तरह का मलबा बिखरा था, खामोशी से नीचे आना मुमकिन नहीं था। मैं खुद सरक रहा था और इससे आवाज़ें पैदा हो रही थी। अगर कोई हद में होता तो इन आवाज़ों को सुन लेता। मैंने अपना पिस्तौल सामने रखा हुआ था। मेरा अंदाजा था कि मैं सरकता हुआ सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से तक आ गया हूँ। यहाँ से वॉशरूम कुछ ही दूर था। बदबू ने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी। ग्रेनेड्स के फराग दिलाना इस्तेमाल ने वॉशरूम के अंदरूनी साख तबाह कर दी थी और सीवरेज लाइनें फट गई थी। बदबू ने से उठ रही थी। बहरहाल ये नाकाबिले बर्दाश्त नहीं थी, शायद इसलिए भी कि यह वॉशरूम बहुत कम इस्तेमाल होता होगा। रास्ता बहुत तंग हो गया था। मैं बमुश्किल आगे बढ़ पा रहा था। बिलाखिर मैं उस खला से सर निकालने में कामयाब हुआ। ये एक छोटा सा खाना था। मैंने गौर किया तो ये वही खाना महसूस हुआ जिसमें खुफिया दरवाज़ा लगा था। वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और उसके हाइड्रोलिक सिस्टम का ऑयल बह निकला था। ये जगह चिपचिपा रही थी। मैंने मार्बल का एक टुकड़ा कोशिश करके हटाया तो इतना रास्ता बना कि मैं बाहर निकल सकूं। दीवारें गिरने से यह खाना आखिरी तरफ से भी बंद हो गया था और अब सिर्फ उसकी छत खुली थी। मैंने एक तरफ दीवार पर हाथ टेके और सर आहिस्ता से ऊपर किया। दूसरी तरफ वॉशरूम का खुला हिस्सा था। अगरचे वहां भी मलबा बिखरा था, लेकिन यहाँ से सूरत हाल बेहतर थी। और सबसे अहम बात यह थी कि साथ वाले कमरे में लगी आग बुझा दी गई थी। धुआं भी निकल चुका था। मैं एहतियात से उस खस्ता हाल दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ उतर गया। वॉशरूम में भी कोई ना था और कमरा भी खाली था। मैंने सबसे पहले पानी की तलाश की। अक्सर नल भी तबाह हो गए थे, लेकिन एक नल ठीक मिल गया। मैंने उसे खोला तो उसमें सर्द शफाफ पानी आ रहा था। मैंने पहले चक्का और पिया, लेकिन ज़्यादा पीने से गुरेज किया। मैं वापस कमरे में आया। उसका दरवाज़ा जलने से बच गया था और बंद था। मैंने उसे खोलकर बाहर झांका। राहदारी में कोई ना था। यहाँ भी तारीकी थी। मैं बाहर निकल आया। पिस्तौल रखकर मैंने राइफल संभाल ली। राहदारी में कोई ना था। इसका मतलब ये नहीं था कि इमारत खाली थी। मैं राहदारी से गुजर रहा था कि एक कमरे के सामने से गुजरते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ लोग मौजूद हों। वो आपस में ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे। उनका अंदाज राजदाराना नहीं था। मैंने हैंडल घुमाया तो वो लॉक निकला। उसी लम्हे किसी ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। दरवाज़ा खोलो।
कोई चिल्लाकर बोला, मगर आवाज बाहर बहुत कम आई थी। हमें क्यों कैद कर रखा है? कौन हो तुम लोग? मैंने ताले के सुराख पर दोनों हाथों से प्याला बनाकर रखा और उसमें मुंह डालकर बोला, क्या? कौन हो तुम? मैं उनमें से नहीं हूं जिन्होंने तुम्हें यहां कैद किया है। अब अपने बारे में बताओ। मैंने आहिस्ता से कहा, हम पैलेस के गार्ड्स हैं। तुम्हें कैद करने वाले कौन है? जो बाद में आए। उसने जवाब दिया, तुम कितने लोग हो? हम 5 हैं। हमारे बाकी सारे साथी मारे जा चुके हैं। तुम जानते हो बड़ा कुंवर कहाँ है? वो सेफ हाउस में जा चुके हैं। मुझे वो आदमी बाखबर लगा। मैंने अगला सवाल किया, तुम लोगों के पास हथियार हैं? नहीं, हमारे हथियार छीन लिए गए थे। यह दरवाजा लॉक है, इसे अंदर से नहीं खोला जा सकता। उसने मेरे अहमकाना सवाल पर अफसोस किया। अगर खोल सकते तो हम यहाँ कैद होते। पीछे हट जाओ, मैंने कहा और लॉक पर पिस्तौल की नाल रखकर फायर किया। दूसरे फायर पर लॉक टूट गया। इसके साथ ही मैंने राइफल संभाल ली। एक खतरा तो मुझे अंदर वालों से था, दूसरा खतरा यह था कि आसपास रामन के आदमी हुए तो वो फायर की आवाज सुनकर आ जाएंगे। दरवाजा खुलते हुए 5 गोरखे बाहर आ गए। उन्होंने खास गार्ड्स वाली वर्दियां पहन रखी थी। मुझे हैरत हुई कि उन्हें बख्श कैसे दिया गया जबकि वो खास गार्ड्स में से थे। मैंने यही सवाल किया तो मुझसे बात करने वाला बोला, हम गैस का शिकार हो गए थे और जब तक होश में आते दूसरे आ चुके थे। वो तकरीबन 40 बरस का गठे हुए जिस्म का आदमी था। तुम्हारा नाम क्या है और तुम उन लोगों को पहचानते हो? रामपाल जोगिंदर। उनमें से कुछ पैलेस के लोग थे, बाकी बाहर से आए थे और वो पहले मुंशी और अब रामन के आदमी हैं। पैलेस पर हमला मैंने किया था, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ अपनी बहन को वापस ले जाना था। मुंशी और रामन बड़े कुंवर की जान के दुश्मन हो रहे हैं। उन्होंने सारे मवासलाती राब्ते खत्म कर दिए हैं और अब बाहर से कोई मदद नहीं आ सकती। रामपाल गौर से सुन रहा था। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं पैलेस का नायब सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। बड़ा कुंवर सेफ हाउस के चैम्बर में मुकीद है क्योंकि उसके साथ अंदर जाने वाले गार्ड्स में 3 गद्दार और मुंशी के आदमी थे। उन्होंने बाकी सबको मार दिया। रामपाल का चेहरा सुर्ख हो गया। उनमें मेरा भाई भी शामिल था। मुझे अफसोस है, लेकिन उनमें से कोई नहीं बचा। मैंने खुद सुना था, जो फायरिंग से बच गए थे उन्हें ज़िबा कर दिया गया था। कमरे में रोशनी थी और वही रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन मैंने नाइट विजन ऑफ नहीं किया था क्योंकि आगे तारीकी थी। रोशनी से बचने के लिए मैं एक तरफ हो गया था। रामपाल की सुनकर जज्बाती हो गया। अगर ये सच है तो मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सच है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं बड़े कुंवर से तुम्हारी बात करा सकता हूँ। हम तैयार हैं। तुम और तुम्हारे आदमी आगे चलेंगे। मैं अभी तुम पर एतमाद नहीं कर सकता जब तक बड़े कुंवर से बात करा के तुम्हारी तसल्ली ना करा दूं। वो मान गए और मेरे आगे रवाना हुए। क्योंकि उनके पास नाइट विजन नहीं था, इसलिए हमने वहीं से टॉर्चें और इमरजेंसी लाइट्स ली। वो वॉशरूम और उसका हशर देखकर हैरान हुए। रामपाल खुफिया रास्ते से वाकिफ था। मैंने पहले उन्हें उस रास्ते को जरा वसी करने को कहा। 5 अफराद ने मिलकर चंद मिनट में खासा मलबा निकाल दिया और रास्ता चौड़ा हो गया। अब उससे आसानी से गुजरा जा सकता था। पहले वो 5 नीचे गए। मैंने बीतू को आवाज देकर बताया कि पैरिस के 5 गार्ड्स नीचे आ रहे हैं। उनके बाद मैं नीचे गया और रामपाल की वॉकी टॉकी पर बड़े कुंवर से बात करा दी। बड़े कुंवर की आवाज़ सुनकर वो टेंशन हो गया और उसने ऊपर की सूरत हाल की रिपोर्ट दी। फिर मैंने उसे वॉकी टॉकी लेकर बड़े कुंवर से कहा, अब तुमने अंदाज़ा कर लिया होगा कि ऊपर क्या सूरत हाल है। तुम जितनी देर करोगे यहाँ से निकलना इतना ही मुश्किल होता जाएगा। फिलहाल मरकजी पैलेस में कोई भी नहीं है या फिर चंद लोग हैं, हम उनका सफाई कर सकते हैं। ऊपर इस चूहेदान के मुकाबले में बेहतर होगा। हम ऊपर कैसे जाएंगे? तुमने रास्ता तबाह कर दिया है। बड़े कुंवर ने इस बार इनकार नहीं किया। तुम्हारे आदमियों ने रास्ता किसी कदर साफ कर दिया है। जरा कोशिश के बाद उससे गुजरा जा सकता है। हम उसे फिर बंद कर देंगे। रामपाल मुंशी के पास बैठा उससे पूछगछ कर रहा था। उन लोगों को देखकर मुंशी के चेहरे पर खौफ के आसार नजर आ रहे थे। रामपाल मुझसे बोला, यह गैर जरूरी है, इसे यहीं ठिकाने लगा देते हैं। होना तो यही चाहिए, लेकिन मुझे अभी इससे कुछ पूछगछ करनी है, इसलिए हमारे साथ जाएगा। उसी लम्हे वॉकी टॉकी पर बीप हुई। दूसरी तरफ से बड़े कुंवर ने कहा, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूं, तुम होशियार रहना। मैंने इजाफी असलहा रामपाल और उसके साथियों में तकसीम कर दिया। उनको मैगजीन दिया और उन्होंने राइफलें लोड कर ली। सबने पोजीशनें संभाल ली। मैंने मुंशी को सामने किया और उससे कहा, दरवाजा खुलने जा रहा है, अपने आदमियों से कहो हथियार डालकर बाहर आ जाए। मैं मुंशी के बिल्कुल पीछे था। फिर मैंने वॉकी टॉकी पर कुंवर से कहा, रिमोट से सेफ हाउस का दरवाजा खोल दो, मगर तुम और सादिया अंदर ही रहोगे। ओके। चंद सेकंड के बाद सेफ हाउस के दरवाजे से वैसी ही सनसनाती सी आवाज आई जैसी खुफिया दरवाजा खुलते वक्त आती थी। यह दरवाजा भी यकीनन हाइड्रोलिक तरीके से खुलता और बंद होता होगा। मैं और मेरे साथी होशियार हो गए। बीतू को मैंने उस जगह से दूर रखा था। दरवाजा खुलते ही मुंशी ने चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा, हथियार डालकर बाहर आ जाओ। ये क्या कह रहे हो बॉस? अंदर से एक आदमी ने कहा, मैं हुक्म दे रहा हूँ, फौरन हथियार डालकर बाहर आ जाओ। दोनों मुंशी के वफादार थे, इसलिए हुक्म की तामील हुई। मगर जैसे वो दरवाजे में नमूदार हुए, रामपाल ने अचानक 2 फायर किए। वो दोनों जमीन पर ढेर हो गए। गोलियां उनके सरों पर लगी थी। मैंने गुस्से से कहा, ये तुमने क्या किया? ये मेरे भाई के हत्यारे थे, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता था। इस पर आप मुझे जो सजा दोगे मुझे कबूल है।
मैंने खुद पर काबू पाया और सख्त लहजे में कहा, देखो यहाँ हर कोई किसी न किसी का कातिल है, खुद पर काबू रखो। अच्छा था अगर मैं तुम्हें खाली राइफल देता। इस तरह तुम जज्बाती होते रहे तो बड़े कुंवर की हिफाजत के लिए तुम पर किस तरह एतमाद किया जा सकता है। रामपाल सर झुका खड़ा रहा। मैं आगे आया और अंदर का हाल देखकर मेरी तबीयत मालिश करने लगी। वहां हर तरफ लाशों और खून बिखरा था। यह सब इन दोनों ने किया था और इसका सिला उन्हें क्या मिला? वो खुद भी लाशों में शामिल हो गए थे। मैं लाशों और खून से बचते हुए चैम्बर की तरफ बढ़ा। उसका फौलादी दरवाजा नुमाया था। मैंने बड़े कुंवर को आवाज दी, तुम सुन रहे हो? हाँ। यहाँ सब क्लियर है, बाहर आ जाओ। ये फायरिंग कैसी थी? रामपाल ने जज्बाती होकर मुंशी के दोनों साथियों को मार दिया। यहाँ मारे जाने वालों में उसका भाई भी शामिल है। अब तुम और सादिया बाहर आ जाओ ताकि हम ऊपर जाएं। उसी लम्हे बाहर से बीतू ने पुकार कर कहा, कुछ लोग इधर आ रहे हैं, उनको रोको। मैंने कहा और बड़े कुंवर से बोला, जल्दी करो, वो लोग आ रहे हैं। चैम्बर का दरवाजा खुला। सादिया आगे थी। वो आते ही मुझसे चिमट गई और मेरे बाजू से सर टिका लिया। वो रो रही थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। रोती क्यों हो? अभी तुम्हारी देखभाल करने वाले जिंदा है, जब ना हो तब रो लेना। अल्लाह ना करे, मैं आपके लिए बहुत दुआ करती थी। मुझे इसी की जरूरत है, अब चलो। मैंने पीछे खड़े कुंवर की तरफ देखा, तुम ठीक हो? उसने सर हिलाया, लेकिन सादिया बोली, बड़े भैया की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने रामपाल से कहा, तुम लोग कुंवर को लेकर ऊपर जाओ, जब तक हम आने वालों को रोकते हैं। साधना मेरे साथ जाएगी। नहीं, ये मेरे साथ जाएगी, क्योंकि तुम खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। मैंने कहा और सादिया से पूछा, तुम्हारे पास पिस्तौल है? हाँ है। सेफ हाउस को लॉक कर दो। बड़े कुंवर ने अपनी जेब में हाथ डालकर अंदर ही से रिमोट के साथ कुछ किया और फौलादी दरवाजा सनसनाती आवाज के साथ बंद होने लगा। दरवाजा बंद होने के बाद रामपाल बड़े कुंवर को लेकर सुराख की तरफ बढ़ा। उसके दो आदमी बड़े कुंवर को सहारा दे रहे थे। उनके सुराख में दाखिल होने के बाद सादिया ने आहिस्ता से कहा, बड़े भैया की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से होश में आए थे और बहुत देर तक तो उठ भी नहीं सके थे। मालूम है मुझे। तुम कैसी हो? तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं, इस लिहाज से मैं आराम से थी। मेरी खिदमत के लिए 2 खादमाएं थी। डॉक्टर और नर्स हर वक्त मेरे साथ होते थे। ये बीतू कहाँ है? हम यहाँ हैं दीदी, अभी डर से हट नहीं सकता। बीतू ने सुरंग की तरफ से कहा। बड़े कुंवर के साथ रामपाल 2 साथियों के साथ गया था। 2 साथी और मुंशी दल नीचे थे। वो दोनों बीतू के साथ थे। मैंने सुराख में झांक कर रामपाल को आवाज दी, अपना एक आदमी भेजो, मुंशी को लेकर जाए। कुछ देर में एक आदमी आ गया और मैंने उसके साथ मुंशी को रवाना कर दिया। फिर खुद सादिया को लेकर रवाना हुआ। मेरे पीछे बीतू आता और उसके पीछे रामपाल के बाकी 2 आदमी आते। उन लोगों को असलहा देते हुए मुझे कुछ खदशा हुआ था, मगर इसके बगैर चारा भी नहीं था। मैं आगे था और सादिया पीछे थी। जब हम निकलने के करीब पहुंचे तो मैंने बीतू को आवाज दी, अब तुम भी आ जाओ। कुछ देर में बीतू भी यहाँ था। रामपाल और उसके आदमी ने रास्ता मजीद साफ कर दिया था। वो बड़े कुंवर समेत जले कमरे में मौजूद थे। बड़ा कुंवर हाँप रहा था। उसे इलाज और आराम की जरूरत थी, लेकिन फिलहाल दोनों ही दस्तयाब नहीं थे। बीतू और उन दोनों के आते ही मैंने मलबा डालकर उस रास्ते को बंद करने का हुक्म दिया। रामपाल के आदमी उस काम में लग गए। वो कंक्रीट और सेरामिक के बड़े बड़े टुकड़े सुराख में डाल रहे थे। साथ ही छोटे पत्थर और मिट्टी भी डाल रहे थे। मैं उनकी निगरानी कर रहा था। बीतू सादिया से मिल रहा था। वो उसे बता रहा था कि उसे रिहा कराने के लिए हमने क्या क्या कोशिशें की थी और किन मराहल से गुजरे थे। वो खुश हो रही थी और साथ ही फिक्रमंद भी। उसने बीतू से कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? आप हमारा दीदी हो। कोई भाई अपनी बहन को कैसे छोड़ सकता है? यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल काम है। शोभी 2 बार पहले भी ये मुश्किल काम कर चुका है। आप नहीं जानता कि ये क्या चीज़ है? मुझे क्यों नहीं पता? क्या मैं इनके साथ नहीं रही? तुम भूल रहे हो, मुझे 2 बार गोली लगी थी। तारीफ खत्म। मैंने कमरे में आकर कहा और बड़े कुंवर से पूछा, अब हमें कहाँ जाना है? मेरे रहायशी हिस्से में, सब वही है, असलहा भी और मेरी दवाइयाँ भी। उसने कमजोर लहजे में कहा, तुम दवाइयाँ लेकर नहीं आए थे? नहीं, जल्दी में रह गई थी। तब चलो। मैंने दोनों गैर मुसल्ला गार्ड से कहा, तुम कुंवर को संभालोगे, बीतू और सादिया कुंवर के साथ होंगे। रामपाल, तुम एक आदमी लो और मेरे साथ चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? रास्ता क्लियर करने। रामपाल, तुम्हारे पास नाइट विजन है? मेरे पास है। ठीक है, वो पहन लो। दूसरा तुम्हारे साथ होगा। हमें उस फ्लोर की लाइट उड़ानी पड़ेगी। वो कैसे? फ्यूज बॉक्स यहाँ नहीं है। उनकी फिक्र मत करो, किसी के पास सिक्का है। सबके पास कोई ना कोई सिक्का था। मैंने एक सिक्का कमरे के बल्ब होल्डर में लगाकर ऊपर से एनर्जी सेवर फिट कर दिया। जैसे ही बल्ब ऑन किया, कमरे के साथ राहदारी भी तारीकी में डूब गई। उस कमरे की रोशनी बंद हो गई जिसमें ये 5 कैद थे। गोया ये फ्लोर या राहदारी बिजली से महरूम हो गई थी। रामपाल ने एक छोटी सी नाइट विजन निकालकर पहन ली। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, क्योंकि तारीकी में ये किसी बिल्ली की आंखों की तरह चमक रही थी। हम बाहर निकल आए, सीढ़ियों तक आए। यहाँ नीचे के हिस्से में फतेह खान के आदमी और मकामी गार्ड्स की लाशें ढेर की सूरत में जमा थी। मैंने रामपाल को इशारा किया कि वो सीढ़ियों को चेक करे और खुद सीढ़ियों के नीचे जाने वाली राहदारी की तरफ बढ़ा। ये आगे जाकर बाएं तरफ मुड़ रही थी। उस तरफ रोशनी थी। मैंने एक वॉल लैंप को उतारकर उसमें सिक्का रखकर बल्ब लगाया तो यहाँ कभी फ्यूज उड़ गया। आगे कोई नहीं था। मैं रुक गया। कुछ देर में रामपाल भी अपने साथी के हमरा आ गया।
हम उस राहदारी के कमरे चेक करने लगे। ये जगह मुकम्मल तौर पर खाली थी। मैंने रामपाल से पूछा कि हमें कहाँ जाना है, तो उसने मुझे बताया कि इस राहदारी से निकलने के बाद हम दाएं तरफ जाएं तो बड़े कुंवर के लिए मखसूस हिस्से तक पहुंच जाएंगे। मैंने उसे कहा कि वो जाकर बड़े कुंवर को ले आए, तब तक मैं उसके साथी के हमरा यहीं रुकता हूँ। वो चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसके आदमी को वहीं छोड़ा और खुद दबे कदमों आगे बढ़ा। ये राहदारी आगे जाकर फिर 2 हिस्सों में बट रही थी। मैंने झांक कर बाएं तरफ देखा, वहां रोशनी थी। हमें उसी तरफ जाना था। मैं कोने पर रुक गया। चंद मिनट बाद रामपाल बाकी सबको लेकर आ गया। वो और बीतू सबकी रहनुमाई कर रहे थे, क्योंकि अंधेरे में वही देख सकते थे। मैंने बीतू से कहा, जब मैं बड़े कुंवर से बात कर रहा था तब तुमने कहा था कि कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं। हाँ, वो कम से कम 3 आदमी था। मोड़ तक आया, मगर जब हमने आपको खबरदार किया तो वो पीछे हट गया और दोबारा नहीं आया। मैं फिक्रमंद हो गया। अगर दुश्मन सुरंग में हमारे पास आ गया था तो इस तरह झलक दिखाकर वापस जाने की क्या तुक थी। उसे हमला करना चाहिए था, जबकि वो जानता था कि हम यहाँ कैद हैं। रामपाल ने मेरे शाने पर हाथ रखा। सर, हमें आगे जाना होगा। कुंवर जी की हालत ठीक नहीं है। मैंने देखा वो बमुश्किल सहारा लिए खड़ा था। सादिया बहरहाल उसकी बहन थी, उससे मोहब्बत करती थी, वो भी उसके पास थी। चलो, लेकिन बहुत मोहतात रहना। मैं और रामपाल आगे थे। मुंशी हमारे साथ था, जबकि बीतू और रामपाल के 2 मुसल्लह साथी अकब में थे। मुझे जरा खुशफहमी नहीं थी कि रामपाल ने उस इमारत को नजरअंदाज कर दिया होगा। यही वो हीरे थे जो इस सारे फसाद की जड़ थे। जहां राहदारी घूम रही थी, मैंने रामपाल से पूछा, बड़े कुंवर के हिस्से तक जाने का कोई और रास्ता है? नहीं, सिर्फ यही एक राहदारी है। इस पर भी सख्त सिक्योरिटी होती है। आखिरी हिस्से में परिवार का कोई भी फर्द बगैर इजाजत और चेकिंग के अंदर नहीं जा सकता। बड़े कुंवर को सबसे ज्यादा खतरा खानदान वालों से ही था। राज उसका भाई था और मुंशी रिश्तेदार, और दोनों उसे दुनिया से रुखसत कर देना चाहते थे। मैं और रामपाल मोहतात कदमों से आगे बढ़ रहे थे। एक जगह 2 गार्ड्स की लाशें अपने खून में पड़ी थीं। उनके पास से गुजरकर हम उस छोटे दायरे नुमा हॉल में दाखिल हुए, जिसके 3 अतराफ में कमरे थे। उनमें बीच वाला कमरा बड़े कुंवर का खास कमरा था। यहाँ भी तबाही के आसार थे। वहां रोशनी थी, इसलिए हमने नाइट विजन ऑफ कर दी। हम सब हॉल में आ गए और बड़ा कुंवर अपने कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि मैंने उसे रोका। नहीं, पहले चेक करने दो। रामपाल आगे बढ़ा था कि मुंजमद हो गया। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ नजर आया हो। मैंने तकलीद की और फौरन ही मुझे वो चीज नजर आ गई। ये हॉल के तकरीबन बीच में रखा एक घी के 5 किलो के डब्बे के बराबर का डायनामाइट बंडल था, जिसके साथ एक सर्किट मुंसलिक था और बैटरी समेत सब वाज़ेह था। मैं पलटने लगा था कि मुझे रामन की मकरू आवाज आई, नाना शहबाज जी, मस्जिद को हरकत मत करना, वरना मैं रिमोट का बटन दबा दूंगा और इस जगह मौजूद कोई फर्द भी जिंदा नहीं रहेगा। तुम सब मेरी नजरों में हो, इसलिए कोई हरकत ना करे। तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तुम्हारे पीछे मौजूद मुंशी खामोशी से सरक रहा है, उसे रोको, अगर मरना नहीं चाहते तो। मैंने मुड़कर मुंशी को देखा तो वो फौरन साकित हो गया। रामन ने दुरुस्त कहा था, तुमने इसीलिए अपने आदमी की झलक दिखाई थी कि हम ऊपर आ जाएं। हाँ, और तुम मेरी तवक्कुआत पर पूरे उतरे। मैं सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। अपना तमाम असलहा पीछे गैलरी में फेंक दो। मुंशी के मुकाबले में रामन ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। उसने हमें बहुत चालाकी से फांसा और वहां आने पर मजबूर कर दिया। यहाँ उसने हमारे इस्तकबाल के लिए एक बम ट्रैप रखा था और खुद कहीं दूर बैठकर अब हमें मजबूर करा था। रामन, अगर तुमने इस बम को उड़ा दिया तो हम सब मर जाएंगे। फिर तुम वो हीरे किस तरह हासिल करोगे? अभी राजकुंवर है, मैं उसकी सहायता से हीरे हासिल कर लूंगा। उसे सेफ का कॉम्बिनेशन नहीं पता। ऐसा हो ही नहीं सकता। राजकुंवर को लाजमी मालूम होगा, और अगर उसे भी मालूम नहीं तब भी मैं उस सेफ को ले जाऊंगा। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जदीद हो गई है, मैं उसे खुलवा लूंगा। बहरहाल तुम सेफ और हीरो की नहीं, अपनी चिंता करो। मैं देख रहा हूं कि तुम में से किसी ने हथियार नहीं फेंके। मैं 10 तक गिनूंगा और फिर बूम। 1, 2, 3, 4। मैंने अपनी राइफल फेंक दी। बाकी सबने भी मेरी पैरवी की। हमने इतनी जोर से फेंकी थी कि वो सरकती हुई गैलरी तक चली गई। रामन ने कहा, पिस्तौल भी। तुम सबके पास पिस्तौल होंगे। सिर्फ 2 पिस्तौल हैं। मैंने कहा और अपना पिस्तौल फेंक दिया। बीतू ने मेरी तकलीद की। ओके, तुम सब सर पर हाथ रखकर घुटनों के बल बैठ जाओ, और अब किसी के पास से पिस्तौल या कोई भी हथियार निकला तो वो उसी से मारा जाएगा। ओके। मैंने दिल ही दिल में उस मक्कार आदमी को सुनाते हुए सादिया से कहा, पिस्तौल फेंक दो। किसी के पास कोई चाकू है तो वो भी फेंक दो, वरना वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। इस बार सादिया ने पिस्तौल और रामपाल ने एक बड़ा फौजी चाकू निकालकर फेंका था। इसके अलावा कोई हथियार नहीं था। सबने हुक्म की तामील की और सरों पर हाथ रखकर घुटनों के बल बैठ गए। रामन ने सादिया और बड़े कुंवर को भी रियायत नहीं दी, उन्हें भी इसी तरह बैठना पड़ा। चंद मिनटों के बाद गैलरी की तरफ से 4 मुसल्लह अफराद बरामद हुए। उन्होंने हॉल में चारों तरफ इस तरह पोजीशन संभाल ली कि कोई फर्द या उसकी हरकत उनकी नजरों से पोशीदा नहीं थी। फिर 2 लोग आए। ना जाने क्यों मुझे लगा कि मैं उन लोगों को पहले भी देख चुका था। आने वाले दोनों सबकी मुकम्मल जामा तलाशी लेने लगे। फिर उनमें से एक सादिया की तरफ बढ़ा तो मैंने कहा, रमन, सादिया की तलाशी नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो फिर इसे शूट कर देते हैं। सादिया का रंग उड़ गया। मैंने मजबूरन सर हिलाया। ठीक है, लेकिन अपने आदमियों से कहो सिर्फ तलाशी ले।
मुझे मुश्तैल करने वाला कोई काम ना करे, वरना ऐसा ना हो कि तुम इनकी वजह से हीरों से महरूम हो जाओ। तुम चिंता मत करो, वो सिर्फ तलाशी लेंगे। सादिया की तलाशी लेने वाले ने उसको भी पूरी तरह टटोला, मगर उसके अंदाज में बदमाशी नहीं थी और ना ही उसने गैर जरूरी तौर पर उसे देर तक छुआ। इसके बावजूद सादिया के लिए सब्र आजमा मरहला था। 10 मिनट में मरहला भी मुकम्मल हो गया। किसी के पास से कुछ ना निकला। बड़े कुंवर के ढीले चौके को भी अच्छी तरह टटोला गया। उसकी कीमती लकड़ी और हाथी दांत के दस्ते की बनी छड़ी एक अच्छा हथियार हो सकती थी, मगर तलाशी लेने वाले ने उससे कोई तारुज नहीं किया था। बड़े कुंवर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उसे इस्तेमाल कर सकता। वो मुश्किल घुटनों के बल बैठा था। अचानक ही वो नीचे लुढ़क गया। सादिया फिक्रमंदी से बोली, आप ठीक तो हैं? मैंने बुलंद आवाज से कहा, रामन, कुंवर की हालत खराब हो रही है, इसे दवा की जरूरत है जो इसके कमरे में है। चिंता मत करो, यह मरेगा नहीं, रामन ने कहा। वो अपने तरीक़ेकार से हटने के लिए तैयार नहीं था। तलाशी लेने के बाद उसके आदमी हमारा असलहा समेट कर ले गए और 4 मुसल्लह अफराद इसी तरह चौकस खड़े रहे। वो पैलेस के गार्ड्स में से नहीं थे, बल्कि मुंशी के उन साथियों में से थे जिन्होंने अब मुंशी के बजाय रामन का साथ देने का फैसला किया था। मुंशी उल्टा खुद सहमा हुआ था। वो ज़हीन आदमी था और किसी कदर हौसलामंद भी, लेकिन इसका हौसला उस वक्त तक था जब तक हालात उसके काबू में थे। जहां हालात काबू से निकले, उसका हौसला भी जवाब दे गया। कुछ देर पहले तक उसकी हालत उस भेड़ की सी हो रही थी जिसने कसाई को देख लिया है और इस उम्मीद में हो कि आज उसकी बारी नहीं आएगी, मगर अब वो पुरसुकून था। हालांकि मामला रामन के हाथ में चला गया था। वो उसका हरीफ था, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था, मगर अब मुंशी इतना खौफजदा नजर नहीं आ रहा था। असलहा समेट कर जाने वाले चंद मिनटों बाद ही रामन के साथ लौट आए। उसके हाथ में एक रिमोट नुमा आला था। उसने बम की तरफ उसका रुख करके चंद बटन दबाए और उसके सर्किट पर जलने बुझने वाली लाइटें बंद हो गई। गोया बम डीएक्टिवेट हो गया था, मगर ये चंद लम्हे यहाँ मौजूद अफराद पर बहुत भारी गुजरे थे, क्योंकि अगर गलती से कोई बटन दब जाता तो हम पछताने से पहले दुनिया से रुखसत हो जाते। रामन के साथ 6 अफराद थे और मजीद दर्जन अफराद दूसरी जगहों पर थे। उसने आती खूनी नजरों से मुंशी को देखा और तंजिया लहजे में बोला, मुंशी, बाजी उलट गई है, अब ये मेरे हाथ में है। हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो। मुंशी लापरवाही से बोला। मेरे साथ साथ रामन भी चौंका। वो घुर्रा कर बोला, कहना क्या चाहते हो? जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। क्यों ना मैं तुझे पहले नर्क भेज दूं बुड्ढे। रामन ने जैकेट से पिस्तौल निकालकर उसका रुख मुंशी की तरफ किया। वो इस बात भी पुरसुकून रहा, जरूर, ताकि तुम बड़ी कुंवर की सहायता से भी सेफ नहीं खुलवा सकोगे। तुम कहना क्या चाहते हो? मुंशी ने उसे हकारत से घूरा। तुम एक 2 टके के सरकारी मुलाजिम, अगर तुम्हें पैलेस का इंतजाम मिल गया तो तुमने खुद को कुछ समझना शुरू कर दिया। तुम सारा जीवन भी यहाँ रहो तो भी इस जगह के बारे में वो नहीं जान सकते जो मैं जानता हूँ। ओके, अगर मैं तुम्हारे सर के बजाय घुटने में सुराख कर दूं तो तुम ये कविता छोड़कर सीधी सीधी भाषा में बात करोगे। सीधी भाषा में बात है कि सेफ खोलने के लिए 3 कॉम्बिनेशन दरकार होते हैं। एक बड़े कुंवर के पास है, दूसरा साधना के इल्म में था, लेकिन बड़े कुंवर ने उससे हासिल कर लिया है। तीसरा कॉम्बिनेशन राजकुमार के पास होगा। मैंने कहा, लेकिन मुंशी ने उसे हासिल कर लिया है। मुंशी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। शहबाज जी, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे कभी शुबा नहीं रहा। यही वजह थी कि मैं तुम्हारे साथ खौफजदा था, क्योंकि तुम्हारे पास मुझे जिंदा रखने की कोई वजह ना थी, सिवाय इसके कि तुम बिला वजह किसी को नहीं मारते। उससे मुझे कोई खतरा नहीं है। फिर उसने हकारत से रामन की तरफ देखा। उसका चेहरा बिगड़ गया था। उसने फिर पिस्तौल मुंशी की तरफ किया। इसके बावजूद मैं तुम्हारे सर में सुराख कर सकता हूं। और उसके बाद इन अहमकों को क्या जवाब दोगे जो सिर्फ हीरों के लालच में तुम्हारे जैसे गधे के साथ शामिल हुए? रामन, ये मेरा मंसूबा था और मुझे इसके एक एक हिस्से का इल्म है। मुंशी ने उनकी तरफ इशारा किया जो पटरी बदलकर रामन के साथ मिल गए थे। रामन के चेहरे पर तफक्कुर के आसार नजर आए। मैं मुंशी के दहले पर हैरान था। उसने असल पत्ता अपने हाथ में रखा था और मुझे उसकी हवा भी नहीं लगने दी थी। मेरे लिए पत्ता बेकार था। उसने रामन के लिए बचा कर रखा था और मौका आने पर उसके सामने फेंक दिया था। इसके साथ ही मैंने महसूस किया कि उन अफराद के अंदाज में भी अब तब्दीली आ गई थी जो असल में मुंशी के साथ थे, मगर अब रामन के साथ थे। वो रामन की तरफ देख रहे थे और उनका अंदाज इतना चौंकना नहीं रहा था। उनमें वो हट्टा कट्टा सयाफाम भी शामिल था जो मुंशी का सेकंड इन कमांड था और उसके आदमियों को वही कंट्रोल करा था। अब वो भी रामन के साथ था और उसके आदमी भी रामन के साथ थे। रामन सोच में पड़ गया। मुंशी ने साबित कर दिया था कि वो अब भी खेल में शामिल था, उससे बाहर नहीं हुआ था। रामन ने मुंशी की तरफ देखा। तुम क्या समझते हो, मैं तुमसे वो कॉम्बिनेशन नहीं निकलवा सकता? तुम ऐसा कर सकते हो। तुम मेरे शरीर को तशद्दुद का निशाना बना सकते हो। मैं तशद्दुद बर्दाश्त करने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हें तशद्दुद के लिए मेरा जिस्म ही ना मिले तो तुम क्या कर लोगे? क्या मतलब? रामन चौंका। मुंशी ने अपना मुंह खोलकर दिखाया। ये देखो मेरे मुंह में क्या है। उसकी जुबान पर एक छोटा सा शीशे का कैप्सूल था। उसमें कोई सयाल भरा हुआ था। उसने दिखाकर मुंह बंद कर लिया और उसे वापस जबड़े और गाल के दरमियान करके बोला, इसमें साइनाइड है, दुनिया का खतरनाक तरीन जहर। मुझे बस कैप्सूल को तोड़ना होगा और मैं 1 सेकंड में मर जाऊंगा। फिर तुम मेरी लाश पर तशद्दुद करके पूछते रहना। तुम ब्लफ कर रहे हो। इस कदर खतरनाक चीज तुम मुंह में लिए फिर रहे हो। अगर ये गलती से भी तुम्हारे पेट में चला गया तो?
मैंने इसे मुंह में अभी लिया है, इससे पहले ये मेरे लिबास में था, और अगर ये गलती से भी पेट में चला गया तब भी बहुत कम इम्कान है कि ये अंदर टूटेगा। जब तक मैं इसे चबाऊंगा नहीं, ये महफूज है, लेकिन इसे चबाने में सेकंड का 10वां हिस्सा लगेगा। तुम झूठ बोलते हो। क्या तुम्हें मालूम था कि मैं तुम पर काबू पा लूंगा? रामन बदस्तूर शक में था। नहीं, ये मैंने बुरे समय के लिए रखा है। मैं नाकाम रहता तो बड़े कुंवर जी के हाथ आने के बजाय इसे चबाने को तरजीह देता। मुंशी ने साबित कर दिया था कि उसने वाकई हर पहलू को मद्देनजर रखा था। यह उसी का मंसूबा था। रामन उसके साथ सिर्फ शामिल हुआ था। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो मुंशी का ताउन हासिल कर लेता या फिर हीरे भूल जाता। लेकिन इस सूरत में वो उन खूंखार लोगों को क्या जवाब देता जो सिर्फ दौलत के लालच में उसके साथ शामिल हुए थे। उन्हें अगर दौलत नहीं मिलती तो वो रामन की बोटियां नोच लेते। उसके पास वाहिद रास्ता मुंशी को साथ मिलाने का था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मेरे सामने एक और खेल शुरू हो गया था, और मैं इसे दिलचस्प नहीं कह सकता था क्योंकि इसमें मेरे साथ सादिया और बीतू की जिंदगियां भी दांव पर लगी थी। हाँ, ये खेल जितना उलझता हमारी जिंदगी के इम्कानात इतने ही बढ़ जाते हैं।